हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं सत्येंद्र और स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम प्रिपेयर जीत तैयारी की। और आज हम बात करेंगे सी टेट के ईवीएस विषय की, जिसमें अच्छे प्रश्नों के साथ सरल भाषा में हमने प्रैक्टिस कराया है। एग्ज़ाम के पहले ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, रेखा की माँ डैश के लिए रोजाना तालाब से लाए पानी में फिटकरी डालती है। क्यों डालती है फिटकरी? ऑप्शन नंबर पहला, हल्के निलंबित अपद्रव्यों को अपसावित करने, कठोर जल को मृदु जल में परिवर्तित करने, अगला ऑप्शन पानी में मौजूद रोगाणु को खत्म करने, अगला ऑप्शन पानी को रंग रहित करने। बताएंगे सभी भाई बहन कौन सा हमारा सही आंसर हो जाएगा इसमें। तो इसके सही आंसर की बात करें, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट आंसर हमारा सही हो जाएगा पहला, हल्के निलंबित अपद्रव्यों को अपसावित करने के लिए। ठीक है, रेखा की माँ जो है तालाब में लाए पानी में फिटकरी क्यों डालती है? ताकि जिससे तालाब के पानी में जो अपद्रव है, जो अपशिष्ट पदार्थ हैं, वो फिटकरी से हट जाएं। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का हमारा हो जाएगा, सी टेट की ये क्वेश्चन है तो काफ़ी लॉन्ग क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, खाद्य श्रृंखला की संकल्पना को पढ़ाने में विद्यार्थियों की अधिकतम भागीदारता के लिए निम्न में से कौन सी शिक्षण व्यू रचना सबसे प्रभावी होगी? पहला ऑप्शन है हमारा, श्याम पट पर लिखी विभिन्न खाद्य श्रृंखला के सभी उदाहरणों को देखकर लिखने के लिए विद्यार्थी से कहना। दूसरा ऑप्शन, जीवों के प्ले कार्ड्स बनाना, विद्यार्थियों के समूह को विभिन्न खाद्य श्रृंखला को सोचते हुए उन्हें व्यवस्थित करने के लिए कहना। तीसरा ऑप्शन, विभिन्न आवाओं में चलने वाली संभावित खाद्य श्रृंखलाओं की खोज करने के लिए विद्यार्थियों को कहना। चौथा ऑप्शन, विद्यार्थियों को इंटरनेट से संबंधित जानकारी एकत्रित करने के लिए कहना। बताएंगे सभी भाई बहन हमारा कौन सा आंसर सही हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का हमारा जो सही आंसर हो जाएगा, कौन हो जाएगा? बी। इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा हो जाएगा बी। जीवों के प्ले कार्ड्स बनाना और विद्यार्थी के समूह को विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं को सोचते हुए उन्हें व्यवस्थित करने के लिए कहना। सबसे अच्छा जो हमारा ऑप्शन है यही है। ठीक है, देखिए, खाद्य श्रृंखला की संकल्पना को पढ़ाने में विद्यार्थियों की अधिकतम भागीदारता के लिए शिक्षार्थियों के लिए, शिक्षार्थी किसे कहते हैं? विद्यार्थियों की अधिकतम भागीदारता के शिक्षार्थी किसे कहते हैं? शिक्षकों को। जीवों के प्ले कार्ड्स बनाना, उन्हें शिक्षार्थियों के समूह को विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं को सोचते हुए उन्हें व्यवस्थित करने के लिए कहना सबसे प्रभावी होगा। ठीक है, तो हमारा जो इसमें सही आंसर होगा वो होगा दूसरा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, भारोत्तोलक को प्रायः ज़्यादा मांसपेशियों और बॉडी मास बनाने की आवश्यकता होती है। इस उद्देश्य के लिए उन्हें ऐसा आहार लाने की आवश्यकता होती है जो डैश भरपूर हो। इनसे किस में भरपूर हो? जो वो आहार लेते हैं भारोत्तोलक, वो किससे भरपूर होता है? हमारे ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा वसा, तीसरा विटामिन, चौथा प्रोटीन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सभी भाई बहन इसका आंसर जानते होंगे। कौन सा हो जाएगा?
हमारे इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, प्रोटीन। कौन हो जाएगा? डी, प्रोटीन। ठीक है। क्यों? क्योंकि भारोत्तोलकों को प्रायः ज़्यादा मांसपेशी या बॉडी मास बनाने की आवश्यकता होती है। इसके लिए उन्हें ऐसे आहार चाहिए होते हैं, ऐसे आहार सेवन करने होते हैं जो प्रोटीन से भरपूर हो। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर का विकास कौन करता है? प्रोटीन करता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा था ये? हाँ, ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रेत और नमक के मिश्रण को पृथक करने के लिए प्रक्रियाओं के निम्नलिखित 4 क्रमों में से किसका उपयोग किया जाना चाहिए? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आने की उम्मीद है सीटेट में इसके इस बार आने की। बताएंगे सभी भाई बहन कौन सा सही आंसर हो जाएगा हमारा? रेत और नमक के मिश्रण को पृथक मीन्स अलग अलग करना है, तो इनमें से कौन सी क्रिया किस क्रम में करें हम? समझ गए? पहला वाष्पन, अवसादन, निस्तारण, निषेधन। दूसरा निस्तारण करें, फिर अवसादन करें, वाष्पन करें, फिर निस्यंदन करें। तीसरा अवसादन, निस्तारण, निस्यंदन, वास्तव। और चौथा है निस्यंदन, निस्तारण, वाष्पन, अवसादन। बताएंगे कौन सा इसमें सही हो जाएगा हमारा आंसर? तो इसमें हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। निस्यंदन पहले हम करेंगे, निस्यंदन। देखिए, रेत और नमक के मिश्रण को पृथक करने के लिए प्रक्रियाओं के 4 क्रमों का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? निस्यंदन, फिर निस्तारण, फिर वाष्पन और उसके बाद अवसादन। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा कि एक विज्ञान शिक्षिका शोषण प्रकरण पर आने के बाद परीक्षा का आयोजन करती है और यह देखती है कि अधिकांश विद्यार्थी श्वसन और सांस, ये इम्पोर्टेंट है, श्वसन और सांस लेने के बीच जो है अंतर को नहीं समझते। यह किसके कारण हो सकता है? यह उनकी कक्षा अध्यापिका नहीं है, मतलब जो विज्ञान शिक्षिका देख रही है, आयोजन कर रही है, वो उनकी कक्षा अध्यापिका नहीं है। दूसरा ऑप्शन, विद्यार्थी प्रश्न को सही तरीके से नहीं समझ सके। तीसरा ऑप्शन, शिक्षकों की कक्षा में प्रायः बहुत अनुशासनहीनता रहती है। चौथा ऑप्शन हमारा है वह कक्षा में प्रभावी तरीके से संबंधित संकल्पना को व्यवस्थित नहीं कर सके। बताएंगे सभी भाई बहन, सिंपल क्वेश्चन है। और सीटेट के जो क्वेश्चन होते हैं कॉमन सेंस पे आधारित होते हैं। जो पेडागोजी के क्वेश्चन होते हैं कॉमन सेंस पे आधारित होते हैं। तो इसका आंसर जो है इस क्वेश्चन का देखते ही पता लग रहा होगा कौन सा है। कौन सा हो जाएगा? डी। हमारा सही आंसर हो जाएगा इसका डी। देखिए क्या है, शिक्षार्थी मतलब विद्यार्थी, शिक्षार्थी कह दे, विद्यार्थी कह दे। ठीक है, सीखने वाले भी कह देता, सीखने वाले। कभी कभी सीखने वाला कौन है? विद्यार्थी होता है। तो शिक्षार्थी या विद्यार्थी श्वसन एवं सांस लेने के बीच के अंतर को नहीं समझ पाए। क्यों नहीं समझ पाए? क्योंकि शिक्षिका कक्षा में प्रभावी तरीके से संबंधित संकल्पना क्या होता है? संकल्पना का अर्थ होता है कंसेप्ट। क्या होता है? कंसेप्ट को व्याख्याकृत मतलब एक्सप्लेन नहीं कर पाई। ठीक है, जो उनकी टीचर थी विज्ञान की, वो जो विज्ञान का कॉन्सेप्ट था उसको सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाई। इसी कारण बच्चा श्वसन और सांस लेने के बीच अंतर नहीं कर पा रहा था। ठीक है,
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो इसका सही आंसर हमारा डी हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चनों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से भोजन बनाने का कौन सा तरीका अच्छा है? पहला ऑप्शन, सब्जियों को काटना और तब उन्हें चलते पानी में धोना। दूसरा ऑप्शन, सब्जियों को काटने और पकाने से पहले उन्हें कुछ समय के लिए धूप में रखना। तीसरा ऑप्शन, बैक्टीरिया नष्ट करने के लिए सब्जियों को गहरा तलते हुए पकाना। चौथा ऑप्शन, सब्जियों को अच्छी तरीके से धोना फिर काटना। ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, सभी भाई बहन इसका आंसर जानते होंगे। कौन सा हो जाएगा? इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा, कौन सा हो जाएगा? डी। सब्जियों को पहले अच्छी तरीके से धोएं, काटने से पहले सब्जियों को काटने से पहले अच्छी तरीके से धोएं और फिर उसको काटें, क्योंकि काटने के बाद क्या होता है, सब्जियों को धोने से उसके क्या नष्ट हो जाते हैं? विटामिन्स नष्ट हो जाते हैं। कौन से विटामिन पानी में घुलनशील होते हैं? सभी भाई बहन जानते होंगे। कौन से होंगे हमारे? जो विटामिन बी और सी होते हैं वो पानी में घुलनशील होते हैं, वो धुल के चले जाते हैं। इसलिए सब्जी को जो है काटने के बाद नहीं धोना चाहिए, ठीक है, काटने के पहले धो लेना चाहिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है तो इसे छोटा कर लेते हैं, और छोटा करना पड़ेगा। अब ठीक है, दिख रहा होगा, आशा है। तो अगला क्वेश्चन हमारा है कि पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका वायु प्रकरण को पढ़ाते समय यह प्रदर्शित करना चाहती है कि वायु में भार होता है, ठीक है, और वह जगह यहाँ पे गिरती नहीं घेरती होना चाहिए, यहाँ पर मिस्टेक है, ठीक है, यहाँ पर मिस्टेक है। वायु में भार होता है और वह जगह घेरती है। उसकी सहयोगी इस उद्देश्य के लिए उसे भिन्न 4 गतिविधियाँ सुझाते हैं, ठीक है। पहला, खाली उल्टा बीकर, पहला ऑप्शन है खाली उल्टा बीकर पानी की सतह के ऊपर रखें और नीचे धकेलें। दूसरा, स्ट्रॉ के माध्यम से जूस को खींचें। तीसरा, गुब्बारे में हवा भरें। चौथा, 2 भरे हुए गुब्बारे एक छड़ में बांधें तथा साम्यावस्था में ले जाएं, तब किसी एक गुब्बारे को फोड़ दें। अब ये बताना है आपको कि उपयुक्त गतिविधियों में से कौन सी गतिविधियाँ वांछनीय क्या होता है? वांछनीय का अर्थ होता है महत्वपूर्ण, परिणामों को प्रदर्शित करेंगे। तो पहला हमारा ऑप्शन है ए डी, दूसरा है बी डी, तीसरा है ए सी, चौथा है ए बी। बताएंगे सभी भाई बहन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा हो जाएगा हमारा इसमें सही? कौन सा हो जाएगा? ए और डी, ठीक है, पहले ही ऑप्शन हमारा इसमें सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, वायु प्रदूषण प्रकरण पढ़ाने के लिए 4 अलग अलग विज्ञान शिक्षक 4 तरह की शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति सबसे ज़्यादा उचित है? ठीक है, वायु प्रदूषण प्रकरण 4 अलग अलग विज्ञान शिक्षक हैं और अलग अलग पद्धति मतलब अलग अलग तरीके से पढ़ाते हैं। तो सबसे बेहतर पद्धति या तरीका कौन सा सबसे अच्छा तरीका है, ये ऑप्शन में दिए गए हैं, आपको बताना है।
पहला ऑप्शन है विद्यार्थियों को वायु प्रदूषण पर वृत्त चित्र दिखाना है। दूसरे ने क्या किया, विद्यार्थियों से कहा कि दीपावली से पहले और बाद में वायु के नमूने इकट्ठे करें और उनकी गुणवत्ता का अध्ययन करते हुए निष्कर्षों का सारणीकृत करें। तीसरे ने कहा विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक में से प्रकरण का सस्वर पठन करने के लिए कहना और संकल्पना वही कंसेप्ट शब्दावली का अर्थ स्पष्ट करें। प्रकरण चौथे ने कहा प्रकरण पूरा करने के बाद अभ्यास में दिए गए सभी प्रश्नों के उत्तर लिखवाना है। ये सीटेट मतलब होता है कॉमन सेंस। हमें उस ऑप्शन को चुनना होता है जो बच्चे के लिए कंफर्टेबल होता है, बच्चे के लिए उचित हो, ना उसके खिलाफ हो, ना ज़्यादा प्रेशर वाला हो। ठीक है, तो देखते ही बनना होगा कौन सा इसका सही आंसर है। बताएंगे सभी लोग कौन सा सही आंसर है। तो इसमें सही आंसर हमारा कौन हो जाएगा, बी। हमारा सही आंसर हो जाएगा बी। विद्यार्थियों से कहना कि दीपावली से पहले और बाद में वायु के नमूने इकट्ठे करें और उनकी गुणवत्ता का अध्ययन करते हुए निष्कर्षों को सारणीकृत करें। क्यों, ये क्यों होगा, यही ऑप्शन क्यों सही होगा, क्योंकि आप देखेंगे कि जब वो टीचर विद्यार्थियों से कहेगा कि दीपावली से पहले और बाद में वायु के नमूने इकट्ठे करें, तो इसमें इन्वॉल्व कौन हो रहा है, स्वयं विद्यार्थी। स्वयं विद्यार्थी अपने आप में नमूने इकट्ठे करेगा, तो विद्यार्थी क्या कर रहा है, करके सीख रहा है। हम उसे खुद इन्वॉल्व करा रहे हैं और उनकी गुणवत्ता का अध्ययन कर रहा है, निष्कर्ष निकाला। भले ही वो गलत निकाले, सही नहीं कर पा रहा है, लेकिन कर तो रहा है, तो कुछ ना कुछ तो वो सीख रहा है ना। तो सबसे हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा कि एक शिक्षिका तनावग्रस्त बच्चे की पहचान कर सकती है जब बच्चा निम्नलिखित व्यवहार प्रदर्शित करे। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक शिक्षक या शिक्षिका तनावग्रस्त जो बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं उसका चुनाव कैसे करेगा, कैसे पहचानेगा ये बच्चा तनावग्रस्त है। निम्न ऑप्शन दिए गए। पहला ऑप्शन है पढ़ाई में पूर्ण एकाग्र हो, दूसरा बहुत बात करता हो, या तीसरा है हाइपर एक्टिविटी जिसको बोलते हैं अति सक्रियता, और चौथा है आक्रामक व्यवहार। बताएंगे सभी भाई बहन कौन सा आंसर हमारा सही हो जाएगा इसका। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा कौन सा, डी। हमारा सही आंसर हो जाएगा डी, आक्रामक व्यवहार। जब आदमी जो है डिप्रेशन में चला जाता है तो वो आक्रामक हो जाता है, चिड़चिड़ापन उसके अंदर आ जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, पानी के साथ प्रयोग करते हुए ज्योति यह देखती है कि स्टील की खाली कटोरी पानी पर तैरती है लेकिन लोहे की एक छोटी कील डूब जाती है। इसे डैश तत्व द्वारा व्याख्यायित किया जा सकता है, मतलब एक्सप्लेन किया जा सकता है। पहला ऑप्शन है हमारा, स्टील की कटोरी पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में ज़्यादा है जबकि लोहे की कील पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में कम है। दूसरा ऑप्शन है, लोहे की कील पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में ज़्यादा है जबकि स्टील की कटोरी पर लगने वाला बल उसकी भार की, यहाँ भार होगा, भार नहीं होगा, उसकी भार की तुलना में कम है। तीसरा ऑप्शन है, लोहा पानी की तुलना में भारी है और स्टील पानी की तुलना में हल्का है। और चौथा ऑप्शन है हमारा, लोहा पानी की तुलना में हल्का है और स्टील की पानी में भारी है। बताएंगे इसका कौन सा सही ऑप्शन हो जाएगा। तो इसके सही ऑप्शन की बात करें हमारा हो जाएगा पहला। कौन सा हो जाएगा, पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। देखिए, स्टील की कटोरी पानी में इसलिए तैरती है क्योंकि स्टील की कटोरी पर लगने वाला जो बल है उसके भार की तुलना में, किसके भार की, कटोरी की भार की तुलना में
ज़्यादा होता है। ठीक है, मतलब कटोरी का जो बल है ना, कटोरी का जो भार है ना, वो कटोरी पे जो फोर्स लग रहा है उससे कम होता है। या ये कहें कि कटोरी का जो वेट है वो भार से क्या होता है, कम होता है। और लोहे की कटोरी इसलिए डूब जाती है क्योंकि लोहे की कील पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में कम है। ठीक है, इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा पहला। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। ठीक है, समझ के करेंगे हम, और एक्सप्लेन भी कर रहे हैं तो समझने की कोशिश करें। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से जीवन प्रक्रियाओं का कौन सा युग्म पेड़ पौधों और जीव जंतुओं दोनों में मिलता है? अच्छा क्वेश्चन है, तो कौन सा हमारा हो जाएगा इसका आंसर? पहला ऑप्शन है प्रजनन और भोजन बनाना, दूसरा ऑप्शन प्रजनन और अंकुरण वृद्धि और अंकुरण, तीसरा है वृद्धि और प्रजनन, चौथा है वृद्धि और भोजन बनाना। बताएंगे सभी भाई बहन कौन सा हमारा सही आंसर हो जाएगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा कि जीवन प्रक्रियाओं कौन सा युग्म पेड़ पौधों और जीव जंतुओं दोनों मिलता है। तो चाहे पेड़ पौधे हों चाहे जीव जंतु हों, दोनों ही वृद्धि करते हैं, दोनों ही बढ़ते हैं और दोनों ही अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए प्रजनन करते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, कि अंजलि की सहेली दांतों में क्षय से बचने के निम्नलिखित 4 तरीके बताती है। अंजलि की सहेली अंजलि को दांतों में क्षय से बचने के लिए निम्नलिखित 4 तरीके बताती है। पहला बताती कि दिन में 2 बार ब्रश करें, दूसरा बताती इनेमिल दांतों को मजबूत रखने में कौन जिम्मेदार है? इनेमिल, और सबसे कठोर पदार्थ भी हमारे शरीर का, तो इनेमिल कम ना हो इसके लिए ब्रेसिल पहने। मिठाई, चॉकलेट और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त पेय पदार्थ ना लें। हर खाने के बाद कुल्ला करें। तो अंजलि को उपयुक्त तरीकों में से किसका अनुपालन करना चाहिए? बताएंगे सभी भाई बहन कौन सा आंसर सही हो जाएगा? CDA तीनों, DAB, AC या BCD, कौन सा हमारा सही आंसर हो जाएगा? तो इसमें कौन सा आंसर हमारा सही हो जाएगा? इसमें हमारा हो जाएगा पहला। कौन हो जाएगा? पहला, ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, मिठाई, चॉकलेट और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त पेय पदार्थ ना लें, हर खाने के बाद कुल्ला करें और दिन में 2 बार ब्रश करें। ये नहीं होगा कि इनेमिल कम ना हो उसके लिए ब्रेसिल पहने। जिसके मजबूत दांत होते हैं वो क्या ब्रेसिल ही पहनते हैं? नहीं ना। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हो जाएगा, चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा कि डैश के लिए मछली घर, जिसे एक्वेरियम कहते हैं, में हवा वाला पंप रखा जाता है। डैश के लिए मछली घर या एक्वेरियम में हवा वाला पंप रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? आपने देखा जो मछली घर होते हैं, एक्वेरियम होते हैं, उसमें हवा वाला पंप लगा होता है जो बगुले से उड़ते रहते हैं। क्यों? जलीय पौधों को अधिक कार्बन डाइऑक्साइड उपलब्ध कराना, अधिक ऑक्सीजन को पानी में घुलने देने के लिए, मछली घर की शोभा बढ़ाने के लिए, पानी को साफ करने के लिए। बताएंगे सभी भाई बहन कौन सा हमारा सही आंसर हो जाएगा? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? बी।
कौन सा हो जाएगा? बी। बी आंसर हमारा सही हो जाएगा, अधिक ऑक्सीजन को पानी में घुलने के लिए। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा कि जब एक मछली को पहले से उबले लेकिन कमरे के तापमान पर ठंडे किए गए पानी से भरे एक्वेरियम में डाला जाता है तो वह मर जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मछली घर का पानी, अब ऑप्शन बताने हैं आपको कौन सा सही होगा। ऑक्सीजन रहित है, मछली द्वारा पानी के योग नहीं है, तीसरा खनिज रहित है, चौथा मछली के तैरने के योग नहीं है। बताएंगे सभी भाई बहन कौन सा हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो इसमें हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा? सी। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा चांद की सतह की विशेषताओं के बारे में सबसे ज़्यादा वर्णन करता है? पहला ऑप्शन पानी नहीं, पर्याप्त हवा, ऊंचे पहाड़। दूसरा ऑप्शन पानी नहीं, गहरे गड्ढे, ऊंचे पहाड़। तीसरा ऑप्शन हवा नहीं, गुरुत्व नहीं, पानी नहीं। और चौथा ऑप्शन हवा नहीं, गुरुत्व नहीं, समतल सतह। बताएंगे सभी भाई बहन कौन सा हमारा सही आंसर हो जाएगा। कौन सा? तो इसके सही ऑप्शन की बात करें तो हमारा हो जाएगा बी। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखिए, चांद की सतह पर पानी नहीं, गहरे गड्ढे, ऊंचे पहाड़ हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, आरती एक पोस्टर पर एक बीमारी डेंगू और जापानी मस्तिष्क ज्वर की रोकथाम से संबंधित निम्नलिखित सावधानियां पढ़ती है। पहला ऑप्शन, अपने आसपास पानी को जमा ना होने दें। दूसरा ऑप्शन, पानी के बर्तनों, कूलर, टंकियों को साफ रखें। तीसरा, स्वयं के बचाव के लिए जाली का प्रयोग करें। चौथा ऑप्शन, उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। बताएंगे सभी भाई बहन कौन सा आंसर सही हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार यही पूछे जाते हैं। बताएंगे सब लोग सही आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा। तो इसके सही ऑप्शन की बात करें, डी, बिल्कुल सही बात है। देखिए, डेंगू, जापानी मस्तिष्क ज्वर के लिए चारों जिम्मेदार हैं, मतलब इनको चारों को हमें ध्यान रखना चाहिए। डेंगू और जापानी मस्तिष्क ज्वर से बचाव के लिए जाली का प्रयोग करें, आसपास सफाई रखें, पानी को इकट्ठा ना होने दें। ठीक है, और डेंगू का जो मच्छर होता है वो दिन में काटता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से शब्द समूह आपस में निकटतम रूप से संबंधित हैं? पहला, लौह, मलेरिया, एनीमिया। एनीमिया कहते हैं रक्त अल्पता को, मतलब रक्त की कमी हो जाती है तो उस बीमारी को एनीमिया कहते हैं। दूसरा ऑप्शन, हीमोग्लोबिन, एनीमिया, लौह। तीसरा ऑप्शन, डेंगू, मच्छर, लौह। और चौथा ऑप्शन, मच्छर, मलेरिया, एनीमिया। बताएंगे सब लोग सही आंसर कौन सा होगा इसका। तो इसके सही ऑप्शन की बात करें, सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी। सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी। देखिए, लौह, हीमोग्लोबिन, अनीमिया, आंवला एक ही समूह के निकटतम रूप हैं, क्योंकि हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया रोग होता है और आंवले में आयरन अधिक पाया जाता है। ठीक है, तो बी आंसर हमारा सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर।
अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, अभिभावक शिक्षक अंतःक्रियाओं को उपलब्ध कराने का मुख्य उद्देश्य क्या है? पुनर्बलन और सुधार के लिए बच्चे की योग्यता और कमजोरियों के बारे में चर्चा करना। दूसरा ऑप्शन, एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंध विकसित करना। तीसरा ऑप्शन, एक दूसरे की कमियों को उजागर करना। और चौथा ऑप्शन, विद्यालय में हो रहे क्रियाकलापों के बारे में जानकारी को साझा करना। बताएंगे सभी भाई बहन हमारा कौन सा सही आंसर होगा। और अगर हम सही आंसर की बात करें तो सही आंसर हो जाएगा हमारा पहला। देखिए, अभिभावक शिक्षक अंतःक्रियाओं को उपलब्ध कराने का मुख्य उद्देश्य क्या है? पुनर्बलन और सुधार के लिए बच्चे की योग्यता और कमजोरियों के बारे में चर्चा करना। पुनर्बलन क्या होता है? बच्चे को प्रेरित करके उसे दोबारा से किसी कार्य के लिए तैयार करना ही पुनर्बलन होता है। ठीक है, देखिए, शिक्षार्थियों की कमजोरियों, शिक्षार्थी मतलब कौन? विद्यार्थी, छात्र। शिक्षार्थियों की कमजोरियों और योग्यता की जानकारी अभिभावक को हो सके और उनमें वो सुधार कर सकें, इसलिए पुनर्बलन और सुधार के लिए बच्चे की योग्यता कमजोरी के बारे में चर्चा के लिए क्या होता है? अभिभावक शिक्षक अंतःक्रियाओं को उपलब्ध कराने का उद्देश्य होता है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा पहला। सही। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा कि यह पढ़ाते समय कि कुछ समय के लिए खाद्य पदार्थों को किस तरह ताज़ा रख सकते हैं? यह पढ़ाते समय क्या कि कुछ समय के लिए खाद्य पदार्थ, भोजनों को ताज़ा रखा जा सकता है। राधा अपनी कक्षा में निम्नलिखित अनेक तकनीकी की परिगणना करती है। पहला ऑप्शन, उसे कटोरी में रखती है तथा कटोरी को एक खुले बर्तन में रख देती है जिसमें ठंडा पानी है। दूसरा ऑप्शन, उसे एक गीले कपड़े में लपेट देती है। तीसरा ऑप्शन, उसे धूप में खुला फैला देती है। चौथा ऑप्शन, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया और अंधेरे में रख दिया। बताएंगे इसका हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसके सही आंसर की बात करें कौन सा हो जाएगा हमारा? बताएंगे सब लोग। इसका और भी ये छूटा हुआ पार्ट है, यहाँ पर देखिए। तो ये जो ऑप्शन है ना, ये किसकी तरफ इशारे कर रही हैं क्वेश्चन में? तो यहाँ पे ऑप्शन है, उपयुक्त तकनीकी बी के लिए निम्नलिखित किस खाद्य पदार्थ की ओर संकेत कर रहा है? प्याज, लहसुन, हरा धनिया, काजू बर्फी, पके हुए चावल। ये जो ऑप्शन है ना, उसे कटोरी में रखती है, कटोरी को एक खुले बर्तन में रख देती है जिससे ठंडा पानी है, उसे एक गीले कपड़े में लपेट देती है, उसे धूप में खुला फैला देती है, छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया, अंधेरे में रख दिया। किसके लिए संकेत कर रहा है ये? तो ये हो जाएगा हमारा कौन? दूसरा। ये सब हरी धनिया के लिए। कौन सा? ये सब हरी धनिया के लिए। दूसरा ऑप्शन इसमें हमारा सही हो जाएगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कक्षा 5 के विद्यार्थी को घर्षण प्रकरण पढ़ाते समय शिक्षिका या शिक्षक यह समझाने के लिए अनेक उदाहरण देते हैं कि घर्षण हमारे लिए कई तरीकों से उपयोगी है। उसके द्वारा दिए गए निम्नलिखित उदाहरणों में से कौन सा गलत है? गलत बताना भाई। ठीक है, ये परीक्षा में बहुत ध्यान से देख लिया करो कि पूछ क्या रहा है। कभी कभी क्या होता है, हम लोग जल्दी में क्वेश्चन पढ़ते हैं और जो नहीं या गलत पूछते उसे नहीं पढ़ते, हम आता हुआ सिंपल क्वेश्चन गलत करते हैं। इसलिए बहुत ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ें। यहाँ पे गलत पूछ रहा है। पहला ऑप्शन है हमारे जूतों और ज़मीन के बीच होने वाली घर्षण के कारण ही हम चल पाते हैं। दूसरा ऑप्शन है
ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर में की गई वस्तु घर्षण के कारण हमेशा हमारे पास ही आती है। तीसरा, ब्रेक लगाने पर वाहन रुक जाता है। चौथा, पेन की नोट और पेपर के बीच होने वाला घर्षण के कारण ही हम लिख पाते हैं। बताएंगे इसका कौन सा सही आंसर हो जाएगा। तो नहीं पूछा है तो नहीं में हमारा बी सही हो जाएगा। ठीक है, ये जो लिखा है ना, ये ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर की गई वस्तु घर्षण के कारण नहीं, गुरुत्वाकर्षण के कारण वस्तु जो है हमारे पास लौटती है, घर्षण के कारण नहीं। ठीक है, बाकी ये घर्षण के लिए तीनों सही हो जाएंगे। हमारे जूतों और ज़मीन के बीच घर्षण के कारण ही हम चल पाते हैं। ब्रेक जो लगता है गाड़ी में घर्षण के कारण ही लगता है। पेन नोट पर जो हम लोग पेन से लिख पाते हैं वो घर्षण के कारण ही लिख पाते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सभी बड़े शहर सड़कों पर भारी संख्या में वाहनों के कारण पर्यावरण प्रदूषण की समस्या का सामना कर रहे हैं। अब ऐसे में पर्यावरण संरक्षण के लिए शहर के लोग व्यक्तिगत रूप से डैश के माध्यम से अपना सहयोग दे सकते हैं। अब इस डैश की जगह भरना है, किस माध्यम से सहयोग दे सकते हैं। तुम्हारा पहला ऑप्शन हो जाएगा आने जाने के लिए सर्वाधिक यातायात व्यवस्था का प्रयोग करें। दूसरा हो जाएगा अक्सर घर से बाहर जाने से बचें। तीसरा ऑप्शन हो जाएगा व्यक्तिगत वाहन जैसे स्कूटर कार ना रखें। चौथा ऑप्शन हो जाएगा पर्यावरण सुरक्षित सीमा के लिए व्यक्तिगत वाहन के इंजन की नियमित रूप से, यहाँ वाहन नहीं या वाहन होगा, ठीक है, व्यक्तिगत वाहन जो होता है ना उसके इंजन की नियमित रूप से जांच कराएं। बताएंगे सभी भाई बहन कौन सा हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा, सबसे ज़्यादा जो उपयोगी होगा वो हो जाएगा फर्स्ट। भाई आने जाने के लिए सर्वाधिक यातायात व्यवस्था का प्रयोग करेंगे। हमें कहीं जाना है तो हम सार्वजनिक रूप से जो वाहन चलते हैं उनका उपयोग करेंगे तो हम प्रदूषण में ना हो उसके लिए कुछ योगदान दे पाएंगे। व्यक्तिगत रूप से हम स्कूटर रख लेंगे तो ज़्यादा ही होगा ना। घर से बचें, बाहर जाने से बचें थोड़ी ना हल है, और इंजन की नियमित जांच कराने से थोड़ी ना सब कुछ होगा। हमारा सही आंसर हो जाएगा अभी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा कक्षा 5 का समीर अक्सर समय पर पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका के पास तत्काल जमा नहीं करता है। कक्षा 5 का समीर अक्सर समय पर पर्यावरण अध्ययन जो विषय है उसकी जो सामग्री है शिक्षिका के पास तत्काल जमा नहीं करता है। इससे निपटने का सर्वोत्तम सुधारात्मक उपाय बताइए। पहला है उसे खेलकूद की कक्षा में जाने से रोकें। दूसरा है अनियमितता मतलब वो नियम से कार्य नहीं कर रहा है तो इसको ही बोलते अनियमितता, तो उसका कारण पता करें, समीर को परामर्श दें। तीसरा है उसकी अनियमितता के बारे में अभिभावकों के लिए एक नोट लिखें। और चौथा इस बात के विषय में प्रधानाचार्य को सूचित करें। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सब 3 ऑप्शन तो ऐसे लग रहे हैं कि ये भी हो सकते हैं। बताएंगे सभी भाई बहन कौन सा हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा बी। कौन सा हो जाएगा, बी। बी हमारा सही हो जाएगा। अनियमितता के कारण मतलब वो टाइम से नहीं दे रहा है, तो बच्चे का प्रॉब्लम जो कर रहा है ना बच्चा किसी बात को लेकर, तो पता करने की कोशिश कर रहा है कि बार बार वो गलती दोहरा क्यों रहा है। अगर हम इस बात को पता कर लेंगे तो समस्या का समाधान हो जाएगा। ठीक है, और अगर कोई समस्या सामने निकल के आती है तो उससे परामर्श दें। अगर बच्चा ज़्यादा समझदार नहीं है तो गार्जियन से परामर्श करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करें। इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा कि वायु हर जगह है,
यह एक प्रकरण है। पढ़ाते समय एक शिक्षिका या शिक्षक विद्यार्थियों से निम्नलिखित प्रश्न पूछता है। वायु हर जगह एक प्रकरण को पढ़ाते समय जो शिक्षक है विद्यार्थियों से निम्नलिखित प्रश्न पूछता है। कौन कौन? क्या मृदा में वायु है? क्या पानी के अंदर वायु है? क्या हमारे शरीर में वायु है? क्या हमारी हड्डी में वायु है? तो कौन सा सही हो जाएगा इसमें? हाँ, तो इसमें सही बताना कौन सा सही हो जाएगा। तो इसमें सही आंसर बताना सभी भाई बहन बताएंगे कौन सा हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो इसमें सही आंसर हमारा हो जाएगा कौन सा हो जाएगा बताएंगे सभी भाई बहन। तो इसमें हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा बी। क्या पानी के अंदर भी वायु है? ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर।